तो इसी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम यूपीपीसीएस के यूपीपीसीएस 1 द्वारा बनाए गए क्विक रिवीजन सीरीज को पार्ट 3 नंबर चालू करने जा रहे हैं। देखिए, इसमें पहला टॉपिक है 202 नंबर टॉपिक, लोकसभा और राज्यसभा की संरचना। लोकसभा में क्या है, अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है लोकसभा में? 550 सदस्य। 530 क्या होते हैं? राज्य का प्रतिनिधित्व करते हैं। और 20 क्या होते हैं? केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व करते हैं। राज्यसभा में देख लीजिए उसी तरह, राज्यसभा में अधिकतम कितने हो सकते हैं? 250 हो सकते हैं। 238 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व करते हैं तथा 12 राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। 203 नंबर टॉपिक, लोक लेखा समिति यानी पीएसी। लोक लेखा समिति सबसे वरिष्ठ संसदीय समिति है, जिसकी स्थापना कब हुई थी? तो वर्ष 1921 में की गई थी। लोक लेखा समिति में 22 सदस्य होते हैं, जिसमें से 15 सदस्य लोकसभा तथा 7 सदस्य राज्यसभा के होते हैं। सदस्यों का कार्यकाल कितना है? तो 1 वर्ष का होता है। एक मंत्री को समिति के सदस्य के रूप में नहीं चुना जा सकता है। समिति के सदस्य के रूप में नहीं चुना जा सकता है मंत्री को। समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति लोकसभा अध्यक्ष द्वारा सदस्यों में से ही की जाती है। लोक लेखा समिति भारत सरकार की विनियोग लेखाओं तथा उन पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के निष्कर्षों की जांच करता है। अब टॉपिक 204, प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति से संबंधित अनुच्छेद। अनुच्छेद 74 में मंत्रिपरिषद द्वारा राष्ट्रपति को सहायता एवं सलाह देने के लिए उसकी शक्ति से संबंधित अनुच्छेद 74 में दिया हुआ है। अनुच्छेद 75 में प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। अनुच्छेद 77 में, तो 77 में कोई भी कार्यकारी कार्य भारत के राष्ट्रपति के नाम से ही हुई कही जाती है। अगला है अनुच्छेद 78, सदस्यों के परिषद द्वारा लिए गए सभी निर्णय के बारे में प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को बताते हैं। राष्ट्रपति भी सदस्य की परिषद के विचार के लिए मुद्दों का उल्लेख भी कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है भारत के महान्यायवादी से संबंधित तथ्य। अनुच्छेद 76 के अंतर्गत भारत का महान्यायवादी देश का सर्वोच्च कानूनी अधिकारी होता है। नियुक्ति कौन करता है? तो नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा सरकार की सलाह पर की जाती है। कार्यालय संविधान द्वारा तय नहीं है। निष्कासन देखिए, महान्यायवादी को हटाने के लिए की प्रक्रिया संविधान में नहीं बताई गई है। वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर पद धारण करता है, अर्थात राष्ट्रपति द्वारा किसी भी समय हटाया जा सकता है। उसके कर्तव्य और कार्य, ऐसे कानूनी मामलों पर भारत सरकार को सलाह देना जो राष्ट्रपति द्वारा उसे भेजे जाते हैं। भारत सरकार की ओर से उन सभी मामलों में जो कि भारत सरकार से संबंधित है, सर्वोच्च न्यायालय या किसी भी उच्च न्यायालय में उपस्थित होना। अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक है 206 नंबर, सौर मंडल के बारे में महत्वपूर्ण तथ्य। पृथ्वी से देखा जाने वाला सबसे चमकदार ग्रह कौन है? तो शुक्र है। इस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह भी यानी जुड़वा मान भी कहा जाता है शुक्र को, जो दूसरों की तुलना में विपरीत दिशा में घूमता है। शुक्र क्या है? विपरीत दिशा में घूमता है। जिसके चारों ओर प्रमुख छल्ले बने हैं। कौन सा ग्रह? शनि के क्या है? चारों तरफ वलय यानी क्या है? प्रमुख छल्ले कहा जाता है। जिन ग्रहों का कोई बुरा नहीं, तो बुध और शुक्र की कोई, ये बुध है, बुध नहीं है, बुध और शुक्र। सबसे लंबे दिवस वाला ग्रह कौन सा है? तो शुक्र है, 243 पृथ्वी दिन। सबसे छोटे दिवस वाला ग्रह कौन सा है? तो बृहस्पति है, 9 घंटे 55 मिनट का। शाम का तारा या सुबह का तारा के नाम से जाना जाता है। किसे? शुक्र को जाना जाता है। पृथ्वी का निकटतम सितारा कौन सा है? तो प्रोक्सिमा सेंटोरी सबसे निकटतम तारा है। सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? तो शुक्र है। अधिकतम तापमान कितनी हो सकती है उसकी? 462 डिग्री सेल्सियस उसका तापमान। सौरमंडल में सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है? तो अरुण है यानी यूरेनस। प्रभावित तापमान कितना है? तो 216 डिग्री सेल्सियस, -216 डिग्री, सॉरी। महत्वपूर्ण अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखाएं और उनकी विशेषताएं। तो 17वीं समांतर रेखा ये कहाँ है? वियतनाम और उत्तरी वियतनाम। 1954 में जिनेवा समझौते के आधार पर उत्तर और दक्षिण वियतनाम को विभाजित किया गया। उत्तर और दक्षिण वियतनाम को विभाजित किया गया। वियतनाम के एकीकरण के बाद यह अप्रासंगिक हो गया है। 17वीं समांतर रेखा। 20वीं समांतर रेखा यह सूडान और लीबिया के बीच सीमा को चिन्हित करती है।
22वीं क्या है, तो 22वीं उत्तरी अक्षांश सूडान और मिस्र का एक बड़ा हिस्सा चिन्हित करता है। 25वीं क्या है, तो मार्टानिया यानी और माली, यह माली मार्टिनिया की सीमा सबसे उत्तरी भाग को चिन्हित करती है। 31वीं समानता रेखा, तो ईरान और इराक, यह इराक और ईरान के बीच अमेरिका के लुइसियाना और मिसिसिपी राज्यों के बीच सीमा को चिन्हित करता है। अब 38वां समांतर, तो ये क्या है, दक्षिण कोरिया और उत्तर कोरिया है। यह उत्तर और दक्षिण कोरिया के बीच विसैनिकृत क्षेत्र मध्य भाग का सीमांकन करती है। 49वीं समांतर, ये क्या करती है, यूएसए और कनाडा के बीच, उत्तरी अमेरिका और कनाडा के बीच अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाती है। नेक्स्ट है डुरंड रेखा। डुरंड रेखा क्या है, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। 1893 में सर मार्टिन डुरंड द्वारा सीमांकित किया गया, लेकिन वर्तमान में अफगानिस्तान द्वारा इसे मान्यता नहीं दी गई डुरंड रेखा को। हिंडनबर्ग लाइन, ये क्या है, पोलैंड और जर्मनी के बीच प्रथम विश्व युद्ध के दौरान फ्रांसीसी क्षेत्र के एक रक्षात्मक रेखा, जिसे 1919 में वर्साय की संधि द्वारा अप्रासंगिक बना दिया गया। मैकमोहन रेखा, चीन और भारत, यह भारत और चीन के बीच वास्तविक सीमा रेखा है, हालांकि चीन इस पर कानूनी स्थिति का विवाद करता है। नेक्स्ट है मेजिनॉट लाइन। मेजिनॉट लाइन ये किसकी है, जर्मनी और फ्रांस के बीच। द्वितीय विश्व युद्ध के पहले जर्मनी और फ्रांस की सीमा पर एक रक्षात्मक रेखा है, जो जर्मन आक्रमण के कारण अप्रचलित हो गई। मनेने राइनहाइम लाइन, रूस और फिनलैंड द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान सोवियत संघ के विरुद्ध एक रक्षात्मक रेखा है। ओडरनिस लाइन, ये क्या, पोलैंड और जर्मनी पोट्स सम्मेलन के द्वारा, पोट्सडैम सम्मेलन के अनुसार पोलिश जर्मन सीमा का सीमांकन करता है, जिसे वर्ष 1990 में एकीकृत जर्मनी द्वारा मान्यता दी गई। अगली रेड क्लिफ लाइन, भारत और पाकिस्तान, भारत के विभाजन और पूर्वी पश्चिमी पाकिस्तान के गठन के लिए सीमांकन किया गया था, जिससे वर्तमान भारत, बांग्लादेश और पाकिस्तान शामिल हैं। सिगफ्रीड लाइन, सिगफ्रीड क्या है, तो फ्रांस और जर्मनी के बीच है। प्रथम विश्व युद्ध के पश्चिमी मोर्चे पर हिंडनबर्ग रक्षात्मक रेखा का विस्तार है। ब्लू लाइन क्या है, तो ब्लू लाइन लेबनान और इजराइल, संयुक्त राष्ट्र द्वारा लेबनान और इजराइल के बीच सीमा का निर्धारण स्थापित किया गया है। ग्रीन लाइन क्या है, और यूएन बफर जोन, यूएन साइप्रस गणराज्य और तुर्की साइप्रस गणराज्य, साइप्रस में संयुक्त राष्ट्र शांति सेना द्वारा गश्त किया जाने वाला एक विसैनिकृत क्षेत्र है, जो वर्ष 1976 में युद्ध विराम के बाद स्थापित किया गया था। नेक्स्ट है 208 नंबर टॉपिक, काला सागर। 6 देशों की सीमा साझा करता है, यूक्रेन के साथ, रूस के साथ, जॉर्जिया के साथ, तुर्की के साथ, बुल्गारिया और रोमानिया के साथ साझा करता है। यूक्रेन, रूस, जॉर्जिया, तुर्की, बुल्गारिया और रोमानिया के साथ सीमा साझा करता है। 209 टॉपिक, भारतीय इतिहास के महत्वपूर्ण घटनाक्रम। 1911 किंग्स चार्ल्स प्रथम का भारत आना, कलकत्ता से दिल्ली राजधानी स्थानांतरण, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन, जनगण मन पहली बार गाया गया, बमरौली से इलाहाबाद भारत और विश्व की पहली हवाई डाक का आरंभ किया गया। वर्ष 1919 भारत सरकार अधिनियम 1919 द्वारा द्विशासन का शुरुआत, रेलवे एक्ट 1919 लागू हुआ, जलियांवाला बाग त्रासदी हुई, और वर्ष 1920 का देखिए खिलाफत आंदोलन और सहयोग आंदोलन की शुरुआत, और वर्ष 1922 में देखिए उत्तर प्रदेश के चौरी चौरा में आक्रोश और सहयोग आंदोलन का निलंबन। वर्ष 1928 देखिए तो साइमन कमीशन का भारत दौरा तथा लाला लाजपत राय की मृत्यु। वर्ष 1928 में, वर्ष 1929 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वतंत्रता का संकल्प लिया गया। वर्ष 1930 में तो दांडी यात्रा और नागरिक अवज्ञा का आरंभ किया गया। वर्ष 1931 गांधी इरविन समझौता, भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी दी गई। वर्ष 1935 भारत सरकार अधिनियम, वर्ष 1942 भारत छोड़ो आंदोलन और आजाद हिंद फौज की संरचना, वर्ष 1942 क्रिप्स मिशन का भारत दौरा, वर्ष 1946 कैबिनेट मिशन का भारत दौरा, वर्ष 1947 स्वतंत्रता और भारत का विभाजन, वर्ष 1948 महात्मा गांधी की हत्या और पाकिस्तान का पहला आक्रमण, वर्ष 1948, वर्ष 1950 भारत का गणराज्य बनना,
वर्ष 1991 पहली पंचवर्षीय योजना, दिल्ली में पहले एशियाई खेल, और वर्ष 1952 में भारत में पहले आम चुनाव की घोषणा। वर्ष 1954 में भारत और चीन द्वारा पंचशील सिद्धांत पर समझौते पर हस्ताक्षर। 1956 में वर्ष 1956 में भाषाई आधार पर भारतीय राज्यों का पुनर्गठन किया जाना। वर्ष 1957 में मुद्रा में दशमलव प्रणाली की शुरुआत। वर्ष 1959 में नई दिल्ली में भारत की पहली टेलीविजन सेवा की शुरुआत। वर्ष 1961 में तो पुर्तगालियों से गोवा की मुक्ति। वर्ष 1962 में चीन का भारत पर आक्रमण। वर्ष 1964 में जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु। वर्ष 1965 में भारत पाक युद्ध। वर्ष 1966 में लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु। वर्ष 1969 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन तथा 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया वर्ष 1969 में। और वर्ष 1969 में भारत के पहले परमाणु पावर स्टेशन तारापुर में वाणिज्यिक संचालन भी शुरू किया गया। वर्ष 1971 में भारत पाक युद्ध। फिर वर्ष 1972 में शिमला समझौते में भारत और पाकिस्तान द्वारा हस्ताक्षर किए गए। वर्ष 1974 में पोखरण 18 मई को पहला परमाणु परीक्षण किया गया। वर्ष 1975 में सबसे पहले भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट अंतरिक्ष में भेजा गया। सबसे पहले वर्ष 1975 में भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट अंतरिक्ष में भेजा गया। देश में आपातकाल की घोषणा भी 1975 में की गई। वर्ष 1977 में कांग्रेस ने केंद्र में पहली बार सत्ता खोई। वर्ष 1980 में सत्ता में कांग्रेस की फिर वापसी हुई और 6 और बैंकों का राष्ट्रीयकरण भी किया गया। वर्ष 1982 में रंगीन टेलीविजन का भारत में प्रारंभ हुआ। दिल्ली में 9वीं एशियाई खेल का आयोजन भी। अब देखिए वर्ष 1984 में श्रीमती इंदिरा गांधी की मृत्यु। ऑपरेशन मेघदूत भारतीय सेना द्वारा सियाचिन ग्लेशियर पर अपना पूर्ण नियंत्रण स्थापित किया गया। वर्ष 1991 में राजीव गांधी की मृत्यु और भारत में आर्थिक उदारीकरण का दौर प्रारंभ हुआ। वर्ष 1992 में बाबरी मस्जिद विध्वंस। पंचायती राज की शुरुआत भी वर्ष 1992 में। 1995 में इंटरनेट का भारत में प्रवेश। 1998 में भारत ने दूसरा परमाणु परीक्षण यानी ऑपरेशन शक्ति के कूट नाम से जाना जाने लगा। वर्ष 1999 में पाकिस्तानियों सैनिकों का कारगिल पर आक्रमण। वर्ष 2000 में भारत की जनसंख्या 1 अरब पहुंच गई। 2001 में गुजरात में भूकंप। जनवरी में भारतीय संसद पर आतंकवादी हमला दिसंबर में हुआ। गोधरा कांड 2002 में। 2004 में हिंद महासागर में सुनामी आई। 2008 में चंद्रमा पर भारत का पहला अंतरिक्ष यान चंद्रयान-1 भेजा गया। 2008 में 2013 में मंगल ग्रह की ओर मार्स ऑर्बिटर मिशन मंगलयान भेजा गया वर्ष 2013 में। अब देखिए विश्व की प्रमुख जल संधि 210 नंबर टॉपिक। तो बांस जल संधि कहां पे है? तस्मान सागर और दक्षिण सागर को जोड़ती है। सुंडा जल संधि कहां? तो जावा सागर और हिंद महासागर को जोड़ती है। टोकरा जल संधि, टोकरा क्या है? पूर्वी चीन सागर और प्रशांत महासागर को जोड़ती है टोकरा। युकाटन जल संधि मैक्सिको की खाड़ी और कैरिबियन सागर को जोड़ती है। टोरंटो जल संधि एड्रियाटिक सागर और आयोनियन सागर को जोड़ती है। नेक्स्ट है नॉर्थ चैनल जल संधि आयरिश सागर और अटलांटिक महासागर को जोड़ती है। हरमुज जल संधि भारत की खाड़ी और ओमान की खाड़ी को जोड़ती है। टारस जल संधि तो अराफुरा सागर और कोरल सागर को जोड़ती है। डार्डेलिस जल संधि मरमरा सागर और एशियन सागर को जोड़ती है। बास्फोरस जल संधि काला सागर और मरमरा सागर को जोड़ती है। माकासार जल संधि जावा सागर और सेलिबिस सागर को जोड़ती है। माकल मांडेव जल संधि ये किसको जोड़ती है? तो लाल सागर और अरब सागर को जोड़ती है। मलक्का जल संधि अंडमान सागर और दक्षिण सागर को जोड़ती है। लुआन जल संधि दक्षिण चीन और फिलीपींस सागर को जोड़ती है। बेरिंग जल संधि तो बेरिंग सागर और चुक्सी सागर को जोड़ती है। डेविस जल संधि वेफिन की खाड़ी और अटलांटिक महासागर को जोड़ती है। डेनमार्क जल संधि उत्तरी अटलांटिक और आर्कटिक महासागर को जोड़ती है। डोवर जल संधि इंग्लिश चैनल एवं उत्तरी सागर को जोड़ती है। हडसन जल संधि हडसन की खाड़ी और अटलांटिक महासागर को जोड़ती है। जिब्राल्टर जल संधि भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर को जोड़ती है। कोरिया जल संधि जापान सागर और
पूर्वी चीन सागर को जोड़ती है। मैगेलन जल संधि प्रशांत महासागर तथा दक्षिणी अटलांटिक महासागर को जोड़ती है। 211 नंबर टॉपिक, महत्वपूर्ण कर सुधार समितियां। अधिया समिति 2016 सिफारिशें क्या थी? पूरे देश में एक समान कर प्रणाली जीएसटी लागू करना, अप्रत्यक्ष करों को सरल बनाना तथा एकल कर ढांचा लागू करना। एल के झा समिति वर्ष 1977 में सिफारिशें क्या थी? प्रत्यक्ष कराधान में सुधार हो, और समिति ने काले धन और टैक्स की चोरी रोकने के लिए सख्त कानून और प्रशासनिक उपायों की सिफारिश भी की। नरसिम्हम समिति वर्ष 1991-98 में सिफारिश क्या थी? तो बैंकिंग क्षेत्र में सुधार हो, कर प्रणाली में पारदर्शिता हो। केलकर समिति 2002 सिफारिश से क्या थी? प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों का पुनर्गठन हो। राजा चलाया समिति वर्ष 1991 में सिफारिश से क्या थी? प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर में सुधार हो, प्रत्यक्ष कर प्रणाली को सरल और व्यापक बनाना, कर दरों को युक्ति संगत बनाना। राजा जे चलैया की। अब चर्चा में रही महत्वपूर्ण योजनाएं। 212 नंबर टॉपिक, प्रधानमंत्री जन धन योजना 28 अगस्त 2014 से शुरुआत है। उद्देश्य क्या है? बैंकिंग सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करना तथा वित्तीय समावेशन को बढ़ाना। अगला है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, शुरुआत 1 मई 2016 को हुई। उद्देश्य क्या है? गरीब परिवारों को मुफ्त एलपीजी कनेक्शन प्रदान करना तथा जिससे उनके जीवन में सुधार हो सके। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, शुरुआत 13 जनवरी 2016 से। उद्देश्य क्या है? किसानों को फसल नुकसान से बचाने के लिए बीमा सुविधा को प्रदान कराना। स्वच्छ भारत मिशन, शुरुआत 2 अक्टूबर से। उद्देश्य क्या है? देश भर में स्वच्छता सुनिश्चित करना और खुले में शौच से मुक्ति दिलाना उद्देश्य है। प्रधानमंत्री आवास योजना 25 जून 2015 से। उद्देश्य क्या है? 2022 तक सभी के लिए किफायती आवास प्रदान करना, शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों दोनों के लिए। सुकन्या समृद्धि योजना, शुरुआत कब हुई? तो 22 जनवरी 2015 को। उद्देश्य क्या है? बालिकाओं के भविष्य के लिए वित्तीय सुरक्षा और उनकी शिक्षा के लिए बचत को प्रोत्साहित करना। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि यानी पीएम किसान, शुरुआत कब? 1 फरवरी 2019 से। उद्देश्य क्या है? छोटे और सीमांत किसानों को सालाना 6,000 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान करना। आयुष्मान भारत योजना, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, शुरुआत 13 सितंबर 2018 से। उद्देश्य क्या है? गरीब और वंचित परिवारों को 5 लाख रुपए तक की स्वास्थ्य बीमा सुविधा प्रदान करना। मेक इन इंडिया, शुरुआत कब हुई? 25 सितंबर 2014 से। उद्देश्य क्या है? भारत को वैश्विक विनिर्माण केंद्र बनाना तथा रोजगार के अवसर बढ़ाना। अगला है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, शुरुआत 8 अप्रैल 2015 को। उद्देश्य क्या है? छोटे किसानों को सहायता प्रदान करना, छोटे किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान करना। अगला है 213 राज्य का पुनर्गठन, फजल अली आयोग। इस आयोग का गठन 1953 में किया गया तथा इसकी रिपोर्ट 1956 में प्रस्तुत की गई। इस रिपोर्ट में भाषा के आधार पर राज्यों के गठन की बात अवश्य कही, लेकिन साथ ही यह भी जोड़ा कि केवल भाषा ही राज्यों के पुनर्गठन का आधार नहीं होगा। फजल अली आयोग ने कहा। 7वां संविधान संशोधन 1956 में किया गया जो राज्यों के पुनर्गठन के लिए था, जिसमें उस समय कुल 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश थे। अर्थशास्त्र से संबंधित महत्वपूर्ण शब्दावलियां। जीडीपी, ग्रास डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद, किसी देश की एक निश्चित अवधि में निर्मित सभी वस्तुओं और सेवाओं का कुल मूल्य क्या करता है? जीडीपी कहलाता है। इन्फ्लेशन क्या है? यानी महंगाई, सामान और सेवाओं की कीमतों में वृद्धि जो मुद्रा के मूल्य में गिरावट का संकेत देती है। डिफ्लेशन क्या है? यानी अवमूल्यन क्या है? सामान और सेवाओं की कीमतों में गिरावट जो आमतौर पर आर्थिक मंदी को दर्शाती है, डिफ्लेशन कहते हैं। मौद्रिक नीति यानी मॉनेटरी पॉलिसी, ये क्या होती है? केंद्रीय बैंक द्वारा मुद्रा आपूर्ति और ब्याज दरों के नियंत्रण के माध्यम से अर्थव्यवस्था को प्रभावित करना। फिजिकल पॉलिसी, राजकोषीय नीति, सरकार द्वारा करों और सरकारी खर्चों के माध्यम से अर्थव्यवस्था को प्रभावित करने की नीति क्या करती है? फिजिकल पॉलिसी कहलाती है। बैलेंस ऑफ पेमेंट, भुगतान संतुलन, किसी देश की अंतरराष्ट्रीय लेन देन का रिकॉर्ड जिसमें निर्यात, आयात और वित्तीय प्रवाह शामिल होते हैं, वो बैलेंस यानी भुगतान संतुलन होता है। 215 नंबर टॉपिक, भारतीय
रिजर्व बैंक आरबीआई से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। आरबीआई भारत का केंद्रीय बैंक है जिसकी स्थापना हिल्टन यंग आयोग की संस्तुति पर 1 अप्रैल 1935 को हुई। आरबीआई का राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को हुआ है। इसका उद्देश्य क्या है? मुद्रा नियंत्रण, बैंकिंग प्रणाली का विनियमन और वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करना। आरबीआई की मुद्रा नीति देश में मुद्रास्फीति और मुद्रास्फीति जन्य दबाव को नियंत्रित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। रेपो दर, रिवर्स रेपो का निर्धारण आरबीआई द्वारा किया जाता है जिससे बैंकिंग प्रणाली में नकदी प्रवाह को नियंत्रित किया जा सकता है। आरबीआई के प्रथम गवर्नर आसबान स्मिथ थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम आरबीआई गवर्नर सीडी देशमुख और आरबीआई के वर्तमान गवर्नर शक्तिकांत दास है। अगला है केंद्र राज्य संबंधित अनुच्छेद। केंद्र राज्यों से संबंध में भाग 11 245 से 263 में दिया गया। अनुच्छेद 245 क्या है? संसद देश में कानून बना सकती है, विधानमंडल राज्यों में कानून बना सकती है। 246 में क्या है? संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची के विषय का उल्लेख अनुच्छेद 246 में है। अनुच्छेद 247 में क्या है? अतिरिक्त न्यायालय बनाया जा सकता है। अनुच्छेद 247 में। अनुच्छेद 248 में क्या? अवशिष्ट शक्तियां हैं जो विषय बाद में जो पाए जाएंगे वह केंद्र सरकार के विषय में जोड़े जाएंगे। इसरो, डीआरडीओ, साइबर क्राइम आदि। अनुच्छेद 252 2 या 2 से अधिक राज्यों के बीच सहमति हो तो संसद राज्य सूची पर कानून बना सकती है। अनुच्छेद 253 अंतरराष्ट्रीय करार समझौते प्रभावी बनाने के लिए संसद द्वारा राज्य सूची में भी कानून बना सकती है। अनुच्छेद 254 में विधानमंडल ऐसा कोई कानून नहीं बनाएगी जो संसद के कानून से असंगत या मेल न खाता हो। अनुच्छेद 253 अंतरराज्यीय परिषद का उल्लेख है। सभी राज्य एवं यूनियन टेरिटरी के मुख्यमंत्री की केंद्र सरकार द्वारा वर्ष में 3 बार मीटिंग होती है। नॉर्डिक देश दिए हुए हैं 217 में आइसलैंड, नॉर्वे है, डेनमार्क है, स्वीडन है, फिनलैंड। इन्हें क्या कहते हैं? नॉर्डिक देश कहते हैं। इन 5 को नॉर्डिक देश कहते हैं। अब देखिए 218 नंबर भारत की संघीय प्रणाली। संघ छोटे छोटे राज्यों से मिलकर बना है जिसमें राज्य अलग नहीं हो सकते। संघ में एकरी नागरिकता का प्रावधान है जिसमें सभी राज्यों के लिए एक ही संविधान काम करता है। संघ और उसके क्षेत्र का वर्णन संविधान के भाग 1 से 4 है। अनुच्छेद 1 में भारत राज्यों का संघ है। अनुच्छेद 2 में संसद राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति पर किसी भी विदेशी राज्य को भारत में मिला सकती है। जैसे सिक्किम को 35वां संविधान संशोधन करके स्वराज्य बनाया गया था तथा 36वां संविधान संशोधन करके वर्ष 1975 में सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। सिक्किम भारत का 22वां राज्य था। अनुच्छेद 3 में संसद किसी भी राज्य का नाम, सीमा, क्षेत्र में परिवर्तन कर सकती है। अनुच्छेद 4 में परिणामी प्रावधानों को स्थापित करने और बदलने के लिए पहली बार 4थी अनुसूची में संशोधन इस परिवर्तन को जोड़ने के लिए जिम्मेदार है। देशी रियासतों का भारत में विलय। 13 देशी रियासतों ने पाकिस्तान में विलय कर लिया तथा 552 देशी रियासतों भारत में बची जिनको संघ में मिलने की जिम्मेदारी सरदार पटेल और बीपी मेनन तथा माउंटबेटन को मिली थी। 3 देशी रियासतों ने भारत में मिलने से मना कर दिया लेकिन बाद में वह विभिन्न ऑपरेशनों के तहत भारत में मिल गए। वे 3 रियासतें क्या थी? हैदराबाद, जूनागढ़ और जम्मू एंड कश्मीर। अगले हैदराबाद को ऑपरेशन पोलो के तहत भारत में मिलाया गया। जूनागढ़ को जनमत संग्रह करके भारत में मिलाया गया और जम्मू और कश्मीर को विलय पत्र पर हस्ताक्षर करके भारत में मिलाया गया। आग्नेय चट्टान का रूपांतरण 220 टॉपिक। आग्नेय कायांतरित चट्टान ग्रेनाइट, ग्रीस, साइनाइट, ग्रीस, गेब्रो, सरपेंटाइन, बेसाल्ट, सिस्ट, बिटुमिनस कोयला, ग्रेफाइट। अगला है अवसादी चट्टान का रूपांतरण। अवसादी क्या? कायांतरित में संपिंड सिस्ट, बलुआ पत्थर, क्वार्टाजाइट, सेल, स्लेट, चूना पत्थर, संगमरमर में लिग्नाइट कोयला, एंथ्रेसाइट कोयला। विश्व के प्रमुख पठार 222 मांटो ग्रासो पठार कहां पे? तो ब्राजील में। कोरात का पठार कहां पे? थाईलैंड में। चियापास पठार कहां पे? दक्षिण मैक्सिको में। जानबो पठार कहां पे? तो पूर्वी नाइजीरिया में। बोरो पठार कहां पे? तो ब्राजील में। तकलामकान चीन में। सान का पठार म्यांमार में।
पोतावर पठार पाकिस्तान में, पेंटागोनिया का पठार अर्जेंटीना में, अवसिनिया पठार इथोपिया में, लोएस का पठार चीन में, उबांगी पठार मध्य अमेरिका में, कोलंबिया का पठार संयुक्त राज्य अमेरिका में, ओजार का पठार अमेरिका में, अनातोलिया का पठार तुर्की में, तासिली पठार कहाँ पे अल्जीरिया में, बाई का पठार तो अंगोला में, आदामावा का पठार नाइजीरिया में और लारेंसिया का पठार कनाडा में अवस्थित है। अब यूपी के सर्वाधिक सबसे कम जिले, सर्वाधिक व सबसे कम वाले जिले जनांकी आंकड़ों में सर्वाधिक और सबसे कम जनसंख्या वाले जिले में प्रयागराज क्या है, सर्वाधिक है। महोबा में सबसे कम है, कितनी है तो 59,54,351 जनसंख्या है। सर्वाधिक सबसे कम जनघनत्व वाला जिला कौन सा है तो गाजियाबाद में सर्वाधिक है 3,971 और ललितपुर में 242 प्रति वर्ग किलोमीटर में। सर्वाधिक सबसे कम साक्षरता वाला जिला तो गौतम बुद्ध में सर्वाधिक है और श्रावस्ती में सबसे कम महिला साक्षरता वाला जिला तो कानपुर नगर में 75.05%, श्रावस्ती में 34.78%। सर्वाधिक सबसे कम पुरुष साक्षरता वाले जिले तो गौतम बुद्ध नगर में 88.06 और श्रावस्ती में 57.16। सर्वाधिक सबसे कम 10 की वृद्धि वाले जिले, 10 की वृद्धि वाले तो गौतम बुद्ध नगर में 49%, कानपुर नगर में 9.9%। सर्वाधिक सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला तो जौनपुर में 10,1024 और गौतम बुद्ध नगर में 851। अब देखिए उत्तर प्रदेश में एक्सप्रेस वे 224, यमुना एक्सप्रेस वे कितना है तो 165 किलोमीटर है। नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेस वे 25 किलोमीटर, आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे 302 किलोमीटर, दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे 96 किलोमीटर, पूर्वांचल एक्सप्रेस वे 341 किलोमीटर, बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे तो 296 किलोमीटर, गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस वे 91 किलोमीटर, गंगा एक्सप्रेस वे 594 किलोमीटर, लखनऊ कानपुर एक्सप्रेस वे 63 किलोमीटर, गाजियाबाद कानपुर एक्सप्रेस वे 380 किलोमीटर, गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेस वे तो 519 किलोमीटर, दिल्ली सहारनपुर देहरादून एक्सप्रेस वे 210 किलोमीटर, गाजीपुर बलिया माझी घाट एक्सप्रेस वे 117 किलोमीटर। अब देखिए नेक्स्ट में यूपी के कुछ प्रमुख नगरों के प्राचीन नाम, काशी का वाराणसी है, कानकुब्ज नगर यानी महोदय श्री का कन्नौज, रामग्राम गोरखपुर को गोरखपुर, अलीगढ़ कोइलकोल अलीगढ़ का पुराना नाम, कानपुर का, पिपरवा कपिलवस्तु का, लक्ष्मणपुर या लखनपुर लखनऊ का, कुशीनगर कुशीनारा, मधुपरी मथुरा। अगला है 226 नंबर टॉपिक, राज्य में अनुच्छेद 371 ए से जे तक 371 महाराष्ट्र और गुजरात के बाद, 371 में नागालैंड है, 371 बी में असम है, सी में मणिपुर है, 371 डी और ई में आंध्र प्रदेश, 371 एफ में सिक्किम, 371 जी में मिजोरम, 371 एच में अरुणाचल प्रदेश, 371 आई में गोवा, 371 जे में हैदराबाद और कर्नाटक है। नेक्स्ट है भारत के निर्वाचन आयोग, अनुच्छेद 324 एक स्वायत्त संवैधानिक निकाय है जो भारत में संघ और राज्य चुनाव प्रक्रिया का संचालन करता है। स्थापना कब हुई 25 जनवरी 1950 को। यह देश में लोकसभा, राज्यसभा और राज्य विधानसभाओं, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव का संचालन करता है। इसका राज्यों में पंचायतों और नगर पालिकाओं के चुनाव में कोई संबंध नहीं है। इसके लिए भारत का संविधान अलग से राज्य चुनाव आयोग का प्रावधान करता है। नेक्स्ट टॉपिक है निर्वाचन आयोग से संबंधित संवैधानिक प्रावधान। भारतीय संविधान का भाग 15 अनुच्छेद 324 से 329 तक यह चुनाव से संबंधित है। इन मामलों हेतु एक आयोग की स्थापना करता है। 324 चुनाव का अधीक्षण, अधिनिदेशन और नियंत्रण चुनाव आयोग के में चिन्हित है। अनुच्छेद 325 धर्म, जाति, लिंग के आधार पर किसी भी व्यक्ति विशेष को मतदाता सूची से शामिल न करने और इसके आधार पर मतदान देने से अयोग्य ठहराने का प्रावधान, अयोग्य नहीं ठहराने का प्रावधान है। अनुच्छेद 326 में लोकसभा और राज्यसभा की विधानसभा में चुनाव वयस्क मताधिकार पर होंगे।
अनुच्छेद 327 में विधानसभा के चुनाव के संबंध में प्रावधान करने की संसद की शक्ति होगी। अनुच्छेद 328 में ऐसे विधानमंडल के चुनाव में के संबंध में प्रावधान करने के लिए राज्य विधानमंडल की शक्ति होगी। अनुच्छेद 329 में चुनावी मामलों में अदालतों में हस्तक्षेप पर रोक। नेक्स्ट है 229 राज्य पुनर्गठन से संबंधित आयोग दर आयोग एस के दर 1947-48 में राज्यों के पुनर्गठन मातृभाषा के आधार पर नहीं होना चाहिए। जेवीपी समिति जवाहरलाल नेहरू वल्लभ भाई पटेल पट्टाभाई सीतारामैया 1948 राज्यों के पुनर्गठन में देश की सुरक्षा, एकता और आर्थिक समृद्धि को ध्यान में रखा जाना चाहिए। अगला है राज्य पुनर्गठन आयोग 1956 सैयद फजल अली हृदयनाथ कुंजरू और के एम पणिक्कर के द्वारा राज्य के पुनर्गठन के लिए भाषा के आधार को स्वीकार किया गया। इसी आधार पर राज्यों का पुनर्गठन अधिनियम बनाया गया। नेक्स्ट है वेलगिली द्वारा सहायक संधि स्वीकार करने वाले राज्य हैदराबाद 1798 से 80 के मध्य, मैसूर 1799 में, तंजौर अक्टूबर 1799 में, अवध नवंबर 1801 में, पेशवा दिसंबर 1801 में, बरार के भोंसले तो ये दिसंबर 1803 में, सिंधिया फरवरी 1804 में, जोधपुर 1818 में, जयपुर 1818 में, मच्छेरी 1818 में, बूंदी 1818 में, भरतपुर 1818 में। देखिए समितियां आयोग का नाम, वर्ष, गवर्नर जनरल और वायसराय दिए। स्कॉट मॉनक्रिफ आयोग लॉर्ड कर्जन क्या आयोग किसके लिए था? सिंचाई के लिए था। बेबिंगटन स्मिथ आयोग 1919 में लॉर्ड चैम्सफोर्ड मुद्रा से संबंधित था। हंटर कमेटी तो 1919 में लॉर्ड चैम्सफोर्ड पंजाब विवाद से संबंधित था। मुडिबन कमेटी 1924 में लॉर्ड रेनिंग मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड सुधारों में द्वैध शासन कार्यप्रणाली हेतु किया गया था। बटलर आयोग का लॉर्ड इरविन क्या था? राज्य भारतीय राज्यों से संबंधित था। साइमन कमीशन 1928 में लॉर्ड इरविन शासन योजना की प्रगति की जांच करने एवं सुधार के लिए नए कदम को सुझाने हेतु भेजा गया था। विटले आयोग 1929 में लॉर्ड इरविन द्वारा श्रम के लिए। सप्रू आयोग 1935 में लॉर्ड लिनलिथगो द्वारा बेरोजगारी की समस्या के लिए। हिल्टन यंग आयोग लॉर्ड लिनलिथगो द्वारा मुद्रा से संबंधित था 1939 में। चैटफील्ड 1939 में लॉर्ड लिनलिथगो द्वारा सेना से संबंधित। फ्लाउड आयोग 1940 में लॉर्ड लिनलिथगो द्वारा बंगाल में काश्तकारी के लिए किया गया था। सिंधु घाटी सभ्यता में बंदरगाह शहर बालाकोट था, सुदगा गंडोर था, नागेश्वर था और लोथल क्या थे? सभी बंदरगाह शहर थे। नेक्स्ट है भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण यानी FSSAI वैधानिक निकाय है। स्थापना 2008 में। खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 के तहत स्थापित किया गया। संचालित स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत। मुख्यालय कहाँ है? तो नई दिल्ली में 6 क्षेत्रीय कार्यालय है, दिल्ली, गुवाहाटी, मुंबई, कोलकाता, कोचीन और चेन्नई में। संरचना क्या? अध्यक्ष और 22 सदस्य हैं, जिसमें से 1/3 महिलाएं होंगी। FSSAI में भारत में खाद्य प्रमाण के लिए जिम्मेदार है दिशा निर्देश और मानक बनाना, लाइसेंस प्रदान करना, ऑडिट आयोजित करना, खाद्य सुरक्षा के बारे में साक्षरता, रिकॉर्ड और जानकारी बनाए रखना, सरकार को सूचित करना। नेक्स्ट है 234 पर्वत निर्माण से संबंधित प्रमुख सिद्धांत। पर्वत निर्माण का भूस्खलन सिद्धांत कोबर ने दिया है। तापीय संकुचन का सिद्धांत तो जेफ्रीज ने। महाद्वीपीय फिसलन का सिद्धांत तो डेली ने। महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत तो वेगनर ने। संवहन तरंग का तो होम्स ने। रेडियो एक्टिविटी सिद्धांत तो जोली ने दिया है। प्लेट विवर्तन सिद्धांत तो मॉर्गन हैरियस और मैकेंजी पार्कर ने दिया है। अगले अंडमान निकोबार द्वीप के उत्तर से दक्षिण क्रम, सबसे ऊपर नॉर्थ, फिर उसके बाद मिडिल, फिर उसके बाद साउथ, फिर लिटिल, फिर उसके बाद कार, फिर लिटिल निकोबार, फिर लास्ट में ग्रेट निकोबार। 235वां टॉपिक है दक्षिण भारत की महत्वपूर्ण नदियां से संबंधित तथ्य। दक्षिण भारत की नदियां का लंबाई में का क्रम, गोदावरी सबसे लंबी, कृष्णा, फिर नर्मदा, महानदी, फिर कावेरी। दक्षिण भारत की प्रमुख नदियां, उनकी सहायक नदियां। गोदावरी की पूर्णा, प्राणहिता, वेनगंगा, पेनगंगा और वर्धा, वंजीरा और इंद्रावती की क्या है? सहायक नदियां हैं।
कृष्णा की क्या है, तुंगभद्रा है, कोयना है, घटप्रभा है, मूसी है, भीमा है, मालप्रभा है, पंचगंगा है, दूध गंगा क्या है कृष्णा की सहायक नदियां। कावेरी की अमरावती है, भवानी है, हमवती है, काबिनी है क्या कावेरी की सहायक नदी है। महानदी की क्या है, शिवनाथ, हसदेव, ईब और तेल महानदी की सहायक नदी है। नेक्स्ट है गाय और भैंस की नस्लें। गाय की नस्लें गिर, साहिवाल, लाल सिंधी, हल्लीकर, अमृतमल, खिल्लारी, कंगायम, अम्बलाचेरी, पुलिकुलम, आलमबड़ी, थार पारकर, हरियाणा, देवनी, ओंगल, कृष्णा वैली, गंगा तीरी, गोलाव। नेक्स्ट है भैंस की नस्लें बन्नी, बरगुर, छत्तीसगढ़ी, चिलिका, गोजरी, काला आंडी, लुहित, मारवाड़ी, मैसना, मुर्रा, सुरती, जाफराबादी, भदावरी। नेक्स्ट है नीली रावी, मेहसाणा, नागपुरी, तोंडा। विदेशी गाय की नस्लें जर्सी है, होलिस्टीन फ्रीजियन है, ब्राउन स्विस है, रेड डेन है, आयरशायर है, गवर्नेंस, अंकोल, नरमेड, सीमेंटर। अगले हैं मवेशियों का शीर्ष 10 विदेशी नस्लें सिरोही, जखराना, सुरीति, मेहसाणा, चेंगू, कच्छी बकरी, अट्टापड़ी काला, कन्नी आदू और बरारे। बकरियों की नस्लें तो विदेशी बकरियों की नस्लें हैं बोअर, अल्पाइन, सानेन, टोंगेनबर्ग, एंग्लो न्यूबियन। देसी बकरी की नस्लें जमुनापारी, बर्बरी, बीटर, मालाबारी, उस्मानाबादी और काला बंगाल। शिक्षा से संबंधित महत्वपूर्ण योजनाएं 239 नंबर टॉपिक अनौपचारिक शिक्षा 1975, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड 1987, संपूर्ण साक्षरता अभियान 1991, मिड डे मील योजना 1995, कल्प शिक्षा योजना 1998, मित्र शिक्षा योजना 2000 से 2001, सर्व शिक्षा अभियान 2001, विद्यावाहिनी प्रोजेक्ट 2003, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना 2004, साक्षर भारत मिशन 2009। नेक्स्ट है सहारा मरुस्थल का विस्तार 11 देशों में मोरक्को, अल्जीरिया, चाड, लीबिया, माली, मार्टानिया, मिस्र, पश्चिमी सहारा, नाइजर, सूडान, ट्यूनेशिया। इन 11 देशों में फैली है सहारा मरुस्थल फैला है। विश्व के महाद्वीप और उनके सर्वोच्च पर्वत उत्तर अमेरिका महाद्वीप में सर्वोच्च चोटी क्या है, माउंट मैकिन्ले है। दक्षिण अमेरिका की महाद्वीप की सर्वोच्च चोटी क्या है, तो माउंट एकाकागुआ। अफ्रीका महाद्वीप की तो माउंट किलिमंजारो। अंटार्कटिका महाद्वीप की माउंट विल्सस मैसिफ है। एशिया महाद्वीप की क्या है, तो माउंट एवरेस्ट है। यूरोप महाद्वीप की सर्वोच्च पर्वत शिखर माला तो माउंट एल्ब्रस है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की सर्वोच्च क्या है, तो माउंट कोस्ट्यूस्को। नेक्स्ट है 242 टॉपिक है महत्वपूर्ण प्लेटें और सम्मिलित भाग। अंटार्कटिक प्लेट में अंटार्कटिका के चारों ओर से घिरती हुई महासागरीय प्लेटें। उत्तरी अमेरिका प्लेट, उत्तरी पश्चिमी अटलांटिक महासागर तथा प्लस उत्तरी अमेरिका महाद्वीप। दक्षिणी अमेरिकी प्लेट में दक्षिण अमेरिका महाद्वीप, दक्षिण पश्चिमी अटलांटिक महासागर। प्रशांत महासागरीय प्लेट में प्रशांत सागरीय नीतल को। इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट में भारत, ऑस्ट्रेलिया, हिंद महासागर इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट में। अफ्रीकन प्लेट अफ्रीका, पूर्वी अटलांटिक महासागर, पश्चिमी हिंद महासागर। नेक्स्ट है यूरोप, एशिया, पूर्वी अटलांटिक महासागर प्लेट। विश्व का मरुस्थल और उसके विस्तार देश के क्षेत्र। अटाकामा कहां पे, चिली, पेरू, बोलिविया और अर्जेंटीना में अटाकामा। कालाहारी कहां पे, तो बोत्सवाना, नामीबिया, दक्षिण अफ्रीका में। अरब मरुस्थल कहां पे, तो जॉर्डन, ईरान, कुवैत, ओमान, कतर में। सऊदी अरब, यूएई और यमन में। गोबी मरुस्थल कहां है, तो मंगोलिया और चीन में। ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल कहां पे, तो कहां पे, ऑस्ट्रेलिया में है। पेंटागोनियन मरुस्थल तो कहां है, अर्जेंटीना और चिली में। थार मरुस्थल भारत पाकिस्तान में। सीरियाई मरुस्थल सऊदी अरब, जॉर्डन, सीरिया, इराक में है। चिहुआहुआ मरुस्थल मेक्सिको, संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। प्रमुख जिले और उनका विस्तारित क्षेत्र 244 नंबर टॉपिक कैस्पियन सागर, कजाकिस्तान, रूस, तुर्कमेनिस्तान, अजरबैजान तथा ईरान में। सुपीरियर झील कहां पे है, तो कनाडा और यूएसए की सीमा पर है। विक्टोरिया झील युगांडा, तंजानिया तथा केनिया
तेंगानिका झील कांगो, तंजानिया, जाम्बिया और बरूंडी में स्थित है। ज्वालामुखी से निकलने वाली गैसें जल वाष्प H2O, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन क्लोराइड, हीलियम और सल्फर डाइऑक्साइड है। नेक्स्ट है 246 नंबर टॉपिक, न्यूटन की गति के 3 नियम। भौतिकी विज्ञान और खगोलशास्त्री सर आइजैक न्यूटन ने 1687 में अपने मौलिक कार्यों फिलॉसफी नेचुरलिसिस प्रिंसिपिया मैथमेटिका यानी प्राकृतिक दृश्य के गणितीय सिद्धांत के गति के प्राकृतिक दृश्य दर्शन के गणितीय सिद्धांत में गति के नियमों को पेश किया है। प्रथम नियम क्या है? जड़त्व का नियम। कोई वस्तु तब तक अपनी गति या विराम अवस्था में थी जब तक कि उस पर कोई बल न लगाए, प्रथम में। द्वितीय में क्या है? संवेग में परिवर्तन की दर आरोपित बल के समानुपाती है एवं परिवर्तन उसी दिशा में होता है जिस दिशा में बल आरोपित किया जाए, अर्थात F इक्वल टू एम ए। तृतीय नियम क्या है? क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। प्रत्येक क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया बराबर प्रतिक्रिया, जैसे बंदूक से गोली छोड़ते समय पीछे की ओर झटका लगना, रॉकेट का आगे बढ़ना इत्यादि। 247 नंबर टॉपिक, ऊर्जा रूपांतरित करने वाले उपकरण। डायनामो क्या है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में करता है। माइक्रोफोन क्या करता है? ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। लाउड स्पीकर विद्युत ऊर्जा को ध्वनि में। सोलर सेल क्या करते हैं? सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। ट्यूबलाइट क्या करते हैं? विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में। विद्युत मोटर क्या करते हैं? विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। विद्युत बल्ब क्या करते हैं? विद्युत ऊर्जा को प्रकाश और ऊष्मा ऊर्जा में। विद्युत सेल क्या करते हैं? रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। सितार क्या करते हैं? तो यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में करते हैं। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण घटने वाली घटना है हीरे का चमकना है। रेगिस्तान में मरीचिका व ठंडे प्रदेश में मरीचिका का दिखाई पड़ना। कांच का चटका हुआ भाग चमकीला दिखाई पड़ना। प्रकाश की तंतु पानी में हवा भरे बुलबुले का चमकना। कालिक में पुता हुआ गोला। नेक्स्ट 249 विज्ञान के महत्वपूर्ण नियम। पास्कल का सिद्धांत। पास्कल का नियम तरल पदार्थ दबाव के संचरण का सिद्धांत है। इसके अनुसार सीमित तरल पदार्थ एक बिंदु में कहीं भी लगाया गया दबाव पूरे तरल पदार्थ में सभी दिशाओं में समान रूप से फैलता है। पास्कल के नियम पर आधारित कुछ यंत्र हाइड्रोलिक लिफ्ट, हाइड्रोलिक प्रेस, हाइड्रोलिक ब्रेक। पास्कल के हुक का नियम क्या है? हुक का नियम प्रत्यास्था सीमा के अंदर प्रतिबल सदैव विकृति के समानुपाती होता है। यंग का मात्र त्वचा में कठोरता और इसके विकृत होने की संभावना को बताता है। आर्किमिडीज का सिद्धांत। किसी द्रव में डूबे हुए किसी ठोस पर लगा उच्छेद ठोस द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होता है। आर्किमिडीज के सिद्धांत में इस्तेमाल हाइड्रोमीटर, जहाज और सबमरीन बनाने में किया जाता है। बायर का नियम क्या है? किसी निश्चित तापमान पर किसी गैस को दी गई मात्रा का आयतन उसके दबाव के व्युत्क्रमानुपाती होता है। नेक्स्ट है महासागरों की अवस्थित प्रमुख द्वीप। ग्रीनलैंड आर्कटिक महासागर में। न्यू गिनी द्वीप तो पश्चिमी प्रशांत महासागर में। बोर्नियो हिंद महासागर में। मेडागास्कर हिंद में। वेफिन द्वीप उत्तरी आर्कटिक महासागर में। जावा द्वीप हिंद महासागर में। सुमात्रा हिंद में। होन्शु द्वीप उत्तरी प्रशांत महासागर में। ब्रिटेन क्या है? उत्तरी अटलांटिक महासागर में। क्यूबा कहां पे है? तो कैरिबियन सागर में है। आइसलैंड उत्तरी अटलांटिक महासागर में। आयरलैंड उत्तरी अटलांटिक में। श्रीलंका हिंद महासागर में। तस्मानिया दक्षिण पश्चिम प्रशांत महासागर में। विक्टोरिया द्वीप उत्तर ध्रुव सागर में। उत्तरी द्वीप दक्षिण पश्चिम प्रशांत महासागर में। दक्षिणी द्वीप दक्षिण पश्चिम प्रशांत महासागर में। सुलावेसी द्वीप हिंद महासागर में। इलिस मरे द्वीप तो उत्तरी ध्रुव महासागर में स्थित है। 251वां टॉपिक है विश्व की प्रमुख ठंडी जलधाराएं। तो वेंगुला जलधारा कहां पे है? तो दक्षिणी अटलांटिक महासागर में एकमात्र ठंडी जलधारा है। वेंगुला जलधारा दक्षिण अफ्रीका के पश्चिमी तटों के सहारे दक्षिण से उत्तर की ओर बहती है। कनारी धारा यह जलधारा उत्तर पश्चिम अफ्रीका के पश्चिमी भाग में उत्तर से दक्षिण की ओर प्रवाहित होने वाली ठंडी जलधारा है।
पेरुवियन या हम्बोल्ट की धारा, यह क्या है? दक्षिण पूर्वी प्रशांत महासागर में दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के पश्चिमी भाग में प्रवाहित होने वाली ठंडी जलधारा है। 252 है विश्व की प्रमुख गर्म जलधारा है। गल्फ स्ट्रीम कहां पे है? तो फ्लोरिडा के धारा जब एंडलिस धारा में मिलकर हेट्रॉस अंतरिक्ष से आगे बढ़ती है तो यह गल्फ स्ट्रीम कहलाती है। यह एक गर्म जलधारा है जो यूएसए संयुक्त राज्य अमेरिका के पूर्वी तटों के सहारे प्रवाहित होती है। गल्फ स्ट्रीम धारा की खोज वर्ष 1513 में पोंस डी लियोन ने की थी। ब्राजील की धारा, तो ब्राजील की धारा ब्राजील के तट के पूर्वी भाग से उत्तर से दक्षिण की ओर बहती है। यह एक गर्म जलधारा है। अंगुलहास की धारा, अंगुलहास की धारा क्या है? हिंद महासागर में उत्तर से दक्षिण की ओर बहती है और यह गर्म जलधारा है। गर्म जलधारा है। विश्व की प्रमुख नहर है। इन्हीं नहर कहां पे है? तो यूएसए की पहली नहर थी। यह अल्बानी में हडसन के नदी के जरिए ग्रेट लेक्स को न्यूयॉर्क शहर से जोड़ती है। स्वेज नहर, इसका निर्माण 1869 ईस्वी में हुआ था। यह यूरोप से एशिया के बीच सबसे छोटा समुद्री मार्ग है। यह मिस्र में स्थित कृत्रिम समुद्री स्तरीय जल मार्ग है। यह भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है और एशिया और अफ्रीका को अलग करती है। हैंडुलैंग कैनाल, यह चीन की सबसे लंबी मानव निर्मित नहर है। यह बीजिंग में जेनजियांग प्रांत हैंगजू शहर को जोड़ती है। इसकी लंबाई कितनी है? तो 1800 किलोमीटर है। पनामा नहर कहां पे है? तो यह पनामा स्थित एक कृत्रिम जलमार्ग है। यह अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ती है। इसका निर्माण 1914 में पूरा हुआ। इसकी लंबाई कितनी है? तो 82 किलोमीटर है। अगला है महत्वपूर्ण गवर्नर और वायसराय से संबंधित प्रमुख महत्वपूर्ण घटना है। वारन हेस्टिंग्स 1773 से 85 तक था। बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल था। 1773 कार्यकाल में इसी कार्यकाल में आया पिट्स इंडिया एक्ट भी और रोहिल्ला युद्ध 1774 में रोहिल्ला युद्ध भी। और अगला है लॉर्ड कॉर्नवालिस 1786 से 1773 मैसूर युद्ध हुआ। श्रीरंगपट्टनम की संधि भी इसी के कार्यकाल में हुई। कॉर्नवालिस संहिता भी हुई। बंगाल का स्थायी बंदोबस्त 1793 में लागू किया। नेक्स्ट है लॉर्ड वेलेस्ली 1798 से 1805 तक था। सहायक संधि प्रणाली का शुरुआत करने वाला 1798 में। चतुर्थ मैसूर युद्ध 1799 में। द्वितीय मराठा युद्ध में 1803 से 5 में था। लॉर्ड हेस्टिंग्स 1813 से 23 तक। एंग्लो नेपाल युद्ध में 1814 से 16। संगोली की संधि 1816 में। तृतीय मराठा युद्ध 1817-19 में। मराठा संघ का विघटन। रैयतवाड़ी का स्थापना 1820 में क्या हेस्टिंग्स का योगदान है। लॉर्ड विलियम बेंटिंक 1828 से 35 तक रहा। भारत का पहला गवर्नर जनरल रहा। सती प्रथा का उन्मूलन किया। 1833 का अधिनियम इसी कार्यकाल में आया और 1835 में कलकत्ता में मेडिकल कॉलेज खोला। लॉर्ड डलहौजी 1848 से 56। द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध 1848 से 49। बर्मा पर कब्जा, निचले बर्मा पर कब्जा 1852 में किया। व्यक्तिगत सिद्धांत यानी हड़प नीति की शुरुआत की। वुड्स डिस्पैच 1854 को। बॉम्बे और थाने को जोड़ने वाली पहली रेल लाइन 1853 में इसी कार्यकाल में लगी। 1856 से 1862 तक लॉर्ड कैनिंग। 1857 का विद्रोह इसके काल में हुआ। कलकत्ता, मद्रास, बॉम्बे और विश्वविद्यालयों की स्थापना 1897 में हुई। ईस्ट इंडिया कंपनी का उन्मूलन। कांग्रेस को नियंत्रण का हस्तांतरण। भारत सरकार अधिनियम का 1858 इसी कार्यकाल में पारित हुआ। भारत परिषद अधिनियम 1861 भी इसी कार्यकाल में। अगला है लॉर्ड जॉन लॉरेंस 1864 से 69 तक। भूटान युद्ध 1865 में। कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास में उच्च न्यायालयों की स्थापना 1865 में हुआ। उड़ीसा, राजपुताना, बुंदेलखंड में बैंकर अकाल आयोग इसी कार्यकाल में। यूरोप और भारत के बीच टेलीग्राफ लाइन का प्रारंभ। पंजाब में काश्तकारी अधिनियम का शुरुआत। अगला है लॉर्ड लिटन। लॉर्ड लिटन 1876 से 80 तक। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट इसी कार्यकाल में। आर्म्स एक्ट 1878। द्वितीय अफगान युद्ध 1878 से 80 के बीच। रानी विक्टोरिया ने कैसर हिंद की उपाधि दी थी। अगला है 255 नंबर टॉपिक धर्म, जैन धर्म से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। महावीर स्वामी का जन्म कुंडल ग्राम यानी कुंडलपुर में
महावीर जैन की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो पावापुरी में। तीर्थंकर शब्द का अर्थ होता है जैन से संबंधित है। जैन तीर्थंकर क्रम अंतिम थे महावीर। किस नदी के तट पर महावीर को ज्ञान प्राप्त हुआ? तो ऋजुपालिका नदी पर प्राप्त हुआ। 256 नंबर टॉपिक, जैन धर्म के 24 तीर्थंकर। जैन धर्म में 24 तीर्थंकर माने जाते हैं जिन्हें समय समय पर जैन धर्म का प्रचार और प्रसार किया। पहले है ऋषभदेव, द्वितीय अजितनाथ, तीसरे संभवनाथ, चौथे अभिनंदन, पांचवें सुमतिनाथ, छठे पद्म प्रभु, सातवें सुपार्श्वनाथ, आठवें चंद्रप्रभा, नवें पुष्पदत्त या सुविधिनाथ, 10वें शीतलनाथ, श्रेयांशनाथ, 11वें, 12वें वासुपूज्य विमलनाथ, 14वें अनंतनाथ, 15वें धर्मनाथ, 16वें शांतिनाथ, 17वें कुंथुनाथ, 18वें अरनाथ, 19वें मल्लीनाथ, 20वें मुनि सुब्रत, 21वें नेमिनाथ, 22वें नेमिनाथ या अरष्टी नेमी, 23वें पार्श्वनाथ और 24वें क्या थे? तो महावीर स्वामी थे। जैन तीर्थंकर तथा उनके निर्माण की प्राप्ति के स्थल ऋषभनाथ के, अष्टापद वासुपुरी के, चंपापुरी, नेमिनाथ के उज्जैन में, महावीर की पावापुरी में, अरष्टी नेमी की गुजरात गिरनार की पहाड़ियों में। जैन तीर्थंकर और उनके प्रतीक चिन्ह, ऋषभदेव का बैल, अजितनाथ का हाथी, संभवनाथ का अश्व, पद्मप्रभ का कमल, सुपार्श्वनाथ का स्वास्तिक, मल्लीनाथ का कलश, नामीनाथ का नीलकमल, नेमिनाथ का शंख, पार्श्वनाथ का सर्प, महावीर स्वामी का सिंह। अगला है 259 नंबर टॉपिक, भारत प्राचीन भारत के वंश और उनके शासक। नंद वंश का संस्थापक कौन था? तो महापद्मानंद या उग्रसेन। अंतिम शासक कौन था? तो घनानंद। मौर्य शासक का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य। अंतिम कौन? तो बृहद्रथ। गुप्त वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त प्रथम। अंतिम कौन था? स्कंदगुप्त। शुंग वंश का संस्थापक पुष्यमित्र। शुंग। अंतिम शासक देवभूमि। सात वंश का सिमुख था। अंतिम शासक क्या था? यज्ञ सातकर्णी अंतिम था। वातापी के चालुक्य का संस्थापक पुलकेशिन सिंह प्रथम और अंतिम शासक कीर्तिवर्मन चालुक्य। नेक्स्ट टॉपिक है भारत के आगामी लक्ष्य। विकसित भारत का लक्ष्य 2047 तक हाइड्रोफ्लोरोकार्बन यानी HFC का उपयोग में 80% की कटौती करने का लक्ष्य क्या है? 2047 तक। भारत को ऊर्जा स्वतंत्र आत्मनिर्भर बनाने का लक्ष्य 2047 तक। भारत की परमाणु ऊर्जा क्षमता को 1 लाख मेगावाट बढ़ाने का क्षमता 2047 तक। पोत परिवहन पोत निर्माण में आत्मनिर्भरता हासिल करने का लक्ष्य 2047 तक। मुंबई शहर में शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य 2050 तक। भारत द्वारा नेट जीरो का लक्ष्य 2070 तक। अगला 2030 के लिए भारत के आगामी लक्ष्य 261 नंबर टॉपिक, 100 मीट्रिक टन कोयला गैसीकरण प्राप्त करने का लक्ष्य है। 500 गीगावाट अक्षय ऊर्जा प्राप्त करने का लक्ष्य है। 280 गीगावाट ऊर्जा प्राप्त करने का लक्ष्य है। कुल कार्बन उत्सर्जन में 1 अरब टन की कटौती। कुल वाहन में 30% इलेक्ट्रिक वाहन करने का लक्ष्य है। भारत में पूर्ण रूप से मलेरिया उन्मूलन HIV एड्स को खत्म करने का लक्ष्य है। भारतीय रेलवे में नेट जीरो कार्बन एमिशन या ग्रीन रेलवे बनाने का लक्ष्य 2030 तक। महत्वपूर्ण विदेशी यात्री या दूत मेगास्थनी 302 से 298 ईसा पूर्व तक। सेल्यूकस निकेटर का क्या था? राजदूत था। फाहियान कब आया था? 405 से 411 तक था। वह चंद्रगुप्त द्वितीय के विक्रमादित्य के शासनकाल में भारत आया था। वेनसांग वह हर्षवर्धन के कार्यकाल में आया था। 630 से 645 तक रहा था। एच सिंह कब आया था? 671 से 695। यह भी चीनी यात्री था। अल मसूदी कब आया? तो एक अरब यात्री था। पुस्तक मरूज उल जहा। अलबरूनी 1024 से 1030 तक था। महमूद गजनवी पुस्तक क्या लिखा था? किताब हिंद के साथ महमूद गजनवी के साथ आया था। अब देखिए भारत में मुद्रा आपूर्ति के 4 मानदंड है, M1, M2, M3, M4। M1 में क्या है? इसमें सबसे तरल संपत्तियां जिसमें तुरंत नकद में बदला जा सकता है। इसमें शामिल है चलन की मौजूद नकदी जैसे नोट और सिक्के, मांग जमाएं हैं बैंक में चालू खाते और बचत खाते, अन्य निकासी योग्य जमा जैसे ट्रांसफर या डिमांड ड्राफ्ट। M1 सीधे इस्तेमाल की जा सकने वाली मुद्रा है जो कि अधिक तरल होती है। M2 क्या है? M1 प्लस डाकघर बचत खाता।
इसमें M1 के सभी घटक शामिल हैं, साथ ही डाकघर में बचत खाते जैसे पोस्ट ऑफिस में सेविंग अकाउंट जोड़े जाते हैं। ये थोड़ा कम तरल होता है लेकिन फिर भी आसानी से नकदी में बदला जा सकता है। M3 में क्या है? M3 M1 प्लस दीर्घकालिक जमा। M3 को व्यापक मुद्रा या ब्रॉड मनी कहा जाता है। इसमें M1 के सभी घटक शामिल होते हैं। इसके साथ ही बैंक की दीर्घकालिक जमाएं जैसे फिक्स्ड डिपॉजिट जो एक निश्चित अवधि के बाद निकाली जा सकती है भी शामिल की जाती है। अगली है M4 M3 प्लस डाकघर की अन्य जमाएं। M4 सबसे व्यापक मुद्रा आपूर्ति मानी जाती है। इसमें M3 के सभी घटक शामिल होते हैं, साथ ही डाकघर की अन्य जमाएं जैसे समय जमाएं भी जोड़ी जाती हैं। यह बहुत कम तरल होता है क्योंकि इसमें ऐसी जमाएं नहीं शामिल जो तुरंत नकदी में नहीं बदली जा सकती। M1 सबसे अधिक तरल मुद्रा नगद मांग जमाएं। M2 M1 प्लस डाकघर बचत जमाएं थोड़ी कम तरल। M3 में M1 प्लस लंबी अवधि की जमाएं। M3 की तरलता M1 M2 की से कम होती है। इसमें फिक्स्ड डिपॉजिट शामिल होते हैं। M4 में क्या होता है? डाकघर की अन्य लंबी अवधि की जमाएं इसमें शामिल होती है M4 में। अगला है प्रमुख किसान आंदोलन बारदौली सत्याग्रह 1928। नेतृत्व कौन कर रहे थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। स्थान क्या था? गुजरात के बारदौली क्षेत्र से। कारण क्या था? अंग्रेजों द्वारा किसानों पर 22% लगान लैंड टैक्स बढ़ा दिया गया था जो किसानों के लिए असहनीय था। परिणाम क्या हुआ? सरदार पटेल के नेतृत्व में किसानों ने संगठित होकर कर का भुगतान करने से इनकार कर दिया और आंदोलन सफल रहा और सरकार को कर वापस लेनी पड़ी। इस आंदोलन के बाद सरदार पटेल को सरदार की उपाधि प्राप्त हुई, उपाधि दी गई। चंपारण सत्याग्रह 1917। नेतृत्व किसने किया? तो महात्मा गांधी ने किया। स्थान क्या था? बिहार का चंपारण जिला। कारण क्या था? अंग्रेजों द्वारा 3 कठिया व्यवस्था के तहत किसानों को अपनी भूमि के एक हिस्से पर नील की खेती करने के लिए मजबूर किया जा रहा था, जिससे किसान आर्थिक रूप से क्या कमजोर हो रहे थे। परिणाम क्या हुआ? गांधी जी ने सत्याग्रह के माध्यम से किसानों की मांग को प्रमुखता में से उठाया और अंततः ब्रिटिश सरकार की 3 कठिया प्रथा को समाप्त करना पड़ा। यह महात्मा गांधी का भारत में पहला सफल सत्याग्रह था। नेक्स्ट है खेड़ा सत्याग्रह 1918। नेतृत्व किसने किया? तो महात्मा गांधी और सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। स्थान क्या था? गुजरात का खेड़ा जिला। कारण क्या था? भीषण अकाल के बाद अंग्रेज सरकार ने किसानों पर लगान की मांग की और किसान इस कर को भुगतान करने में असमर्थ थे। परिणाम क्या हुआ? सत्याग्रह के परिणाम स्वरूप सरकार को कर वसूली स्थगित करनी पड़ी और किसान को राहत मिली। नेक्स्ट है तेभागा आंदोलन। स्थान क्या था? तो बंगाल था। कारण क्या था? किसान किराएदार जमींदारों की फसल का आधा हिस्सा देने के बजाय 1/3 की मांग कर रहे थे। परिणाम क्या हुआ? यह आंदोलन व्यापक रूप से सफल रहा और बंगाल में भूस्वामी कानून सुधार हुए। इससे किराएदार किसानों की स्थिति में सुधार हुआ। मोपला विद्रोह 1921। स्थान क्या था? मालाबार केरल का तट। कारण क्या? यह आंदोलन मुस्लिम मोपला किसानों द्वारा जमींदारों और ब्रिटिश सरकार के खिलाफ चलाया गया था, जो उन्हें भूमि कर व्यवस्था में भारी शोषण का सामना करना पड़ा था। परिणाम क्या हुआ? यह आंदोलन धार्मिक और सामाजिक संघर्ष में बदल गया, जिससे कई जाने गई। आंदोलन सफल नहीं हुआ, लेकिन इसमें कई किसान आंदोलन के इतिहास में अपनी जगह बना ली। नेक्स्ट 265 प्रमुख जनजातीय विद्रोह। कोल विद्रोह 1831-32। स्थान क्या था? छोटा नागपुर झारखंड में। कारण क्या था? कोल जनजाति के लोग ब्रिटिशों द्वारा उनकी भूमि छीनने और बाहरी जमींदारों के अत्याचारों से पीड़ित थे। बाहरी लोगों के भूमि अधिग्रहण और ब्रिटिश कर व्यवस्था में कोल लोगों का विद्रोह के प्रति प्रेरित किया। नेतृत्व इस आंदोलन का नेतृत्व बंधु भगत और उनके साथी ने किया था। परिणाम क्या हुआ? विद्रोह को दबा दिया गया, लेकिन यह ब्रिटिश प्रशासन के समझाने सफल रहा कि जनजातीय क्षेत्रों में बाहरी हस्तक्षेप से असंतोष बढ़ सकता है। नेक्स्ट है संथाल विद्रोह। स्थान क्या है? बिहार का। बिहार और पश्चिमी बंगाल का संथाल परगना क्षेत्र। कारण क्या था? संथाल जनजाति ने अंग्रेजों की अत्यधिक कर नीतियों, जमींदारों के शोषण, साहूकारों की अत्याचारपूर्ण हरकतें के खिलाफ विद्रोह किया। नेतृत्व किसने किया? तो सिद्धू और कानू मुर्मू ने इसका आंदोलन का नेतृत्व किया। परिणाम क्या हुआ? संथालों ने अंग्रेजों के खिलाफ हिंसक प्रतिरोध किया, लेकिन अंततः उन्हें दबा दिया गया। इस विद्रोह के बाद संथाल परगना के गठन, कुछ प्रशासनिक सुधार किए गए। भील विद्रोह 1818 से 1831 तक।
स्थान क्या है? राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश। कारण क्या था? ब्रिटिश सरकार की वन और कर नीतियों के कारण भील जनजाति के पारंपरिक जीवन पर संकट आ गया। जमींदार और साहूकार द्वारा उनके आर्थिक शोषण के खिलाफ भील समुदाय ने विद्रोह कर दिया। नेतृत्व भील नेता गोविंद गुरु इस आंदोलन के नेतृत्व करता थे। परिणाम क्या हुआ? भीलों ने कई वर्षों तक संघर्ष किया, लेकिन अंततः ब्रिटिशों ने इसे दबा दिया। हालांकि यह आंदोलन जनजातीय अधिकारों की रक्षा के लिए प्रेरणा देता है। हो विद्रोह 1820 1827। छोटा नागपुर अब झारखंड में है। कारण क्या था? वो जनजाति अपने क्षेत्र में ब्रिटिश उपनिवेशवाद और जमींदारों द्वारा किए जा रहे शोषण के खिलाफ विद्रोह किया। यह क्षेत्र पहले से मुगल और बाद में मराठाओं के अधीन था, लेकिन ब्रिटिश के आगमन के बाद स्थिति और खराब हो गई। परिणाम क्या हुआ? ब्रिटिश सरकार ने इस विद्रोह को कठोरता से दबाया, लेकिन वो जनजाति का संघर्षशीलता ने आगे के जनजातीय आंदोलन को प्रेरित किया। अब देखिए 266 नंबर टॉपिक है महत्वपूर्ण विदेशी यात्री या दूत। मेघस्थली 302 से 398 सेल्सियस निकटर का राजदूत था। फायान 405 से 405 ईस्वी से चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के शासनकाल में आया था। वेनसांग 630 में। ये तो हो चुका है। नेक्स्ट देखते हैं वायसराय से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। सॉरी, इसमें कुछ छूटे हुए हैं, देख लेते हैं इसको। हाँ, वह हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। इसी 671 से 695 एक चीनी यात्री था। अल-मुसूदी 957 ईस्वी एक अरब यात्री। पुस्तक मरूज उल जिहा। अल-बरूनी 1024 से 1030 तक। महमूद गजनवी पुस्तक क्या थी? किताबुल उल। अगला है मार्को पोलो। यहाँ से क्या तक ही था मार्को पोलो? 1292 से 1294 ईस्वी तक। 1296 ईस्वी में दक्षिण भारत का दौरा किया उसने। कृति द बुक ऑफ सर मार्को पोलो। इब्न बतूता क्या? 1333 से 1347 तक एक मोरिस यात्री था। उसकी पुस्तक का नाम है रेला। मोहम्मद बिन तुगलक के कार्यकाल में आया था। निकोलो कोंटी 1420 से 1421 में एक वेनिस यात्री था जो विजयनगर साम्राज्य के आया था। अब्दुल रज्जाक क्या था? तो 1443 से 1440 ईस्वी तक फारसी यात्रा था। कालीकट के जमोरिन में आया था। विलियम हॉकिंग 1608 से 1611 तक अंग्रेजी राजदूत जहांगीर के दरबार में आया था। नेक्स्ट है वायसराय से संबंधित अधिनियम और तथ्य। 1773 का एक बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल पद दिया गया। वार्नेस्टिक क्या था? पहला गवर्नर जनरल था। 1833 का चार्टर अधिनियम में बंगाल के गवर्नर को भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया। लॉर्ड विलियम बेंटिंक क्या था? प्रथम गवर्नर जनरल था। 1858 का भारत सरकार अधिनियम में गवर्नर जनरल का नाम बदल कर क्या किया? भारत का वायसराय कर दिया गया। लॉर्ड कैनिंग क्या था? प्रथम वायसराय था। नेक्स्ट है भारत के वायसराय का पद 1948 में खत्म कर दिया गया था। लॉर्ड माउंटबेटन क्या था? भारत का अंतिम वायसराय था। नेक्स्ट है मुगल कालीन प्रशासनिक अधिकारियों की सूची। प्रशासनिक इकाई को प्रांत या सूबा कहते थे। अधिकारी क्या थे? सिपह सालार क्या करते थे? प्रमुख अधिकारी था। अकबर अधीन के बाद सूबेदार को निजाम के रूप में जाना जाता था। दीवान क्या था? राजस्व विभाग का प्रभारी था। बख्शी क्या था? सैन्य विभाग का प्रभारी था। प्रशासनिक इकाइयों में जिला क्या था? सरकार। जिला को सरकार कहते थे। अधिकारी क्या थे? फौजदार प्रशासनिक प्रधान था। अमाल क्या था? तो अमल गुजार राजस्व गृह। कोतवाल क्या था? कानून और कानूनी व्यवस्था का रखरखाव। आपराधिक मामलों के निशान और मूल्य का नियमन। नेक्स्ट प्रशासनिक इकाई परगना। अधिकारी सिकदार। प्रशासनिक प्रमुख ने खुद को कोतवाल और कर्तव्यों से मिला लिया। अमीन कानूनगो राजस्व अधिकारी था। प्रशासनिक इकाई यानी गांव। अधिकारी क्या था? मुकद्दम मुखिया होता था। पटवारी क्या था? मुनीम था। और चौकीदार था। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध। नाना फडणवीस और अंग्रेजों के मध्य पुरंदर 1776 की संधि पर हस्ताक्षर किए। मुख्य कारण क्या था? पेशवा के उत्तराधिकार की लड़ाई थी। इसके अंतर्गत रघुनाथ राव यानी रघोबा ने पेशवा बनने के लिए अंग्रेजों से मदद मांगी, जिस युद्ध में शुरुआती शामिल पक्ष थे रघुनाथ राव, नाना फडणवीस और वारेन हेस्टिंग एक तरफ थे। निष्कर्ष क्या हुई? सालबाई की संधि द्वारा 1782 में 2 दशकों तक शांति रही। इसके तहत अंग्रेजों ने रघुनाथ राव को समर्थन छोड़ दिया और मराठों को ने
बदले में अंग्रेज को शांतिपूर्ण व्यापार करने की अनुमति दी थी। अंग्रेज मराठा संघर्ष के अंतर्गत होने वाली प्रमुख संधियां, सूरत की संधि क्या 1775 में, पुरंदर की संधि 1776 में, बड़गांव की संधि 1779 में, सालबाई की संधि 1782 में, बसीन की संधि 1802 में, देवगांव की संधि 1803 में, सुरजी अर्जुन गांव की संधि 1803 में, राजापुर घाट की संधि 1804 में, नागपुर की संधि 1816 में, ग्वालियर की संधि 1817 में, पूना की संधि 1817 में और मंदसौर की संधि 1818 में। नेक्स्ट है राज्यों का पुनर्गठन आयोग। संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इलाहाबाद उच्च न्यायालय के अवकाश प्राप्त थे। न्यायाधीश एस के दर की अध्यक्षता में एक 4 सदस्यीय आयोग का नियुक्त किया गया था। इस आयोग ने भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन का विरोध किया और प्रशासनिक सुविधा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन का समर्थन किया। राज्यों के पुनर्गठन आयोग 1953 में बना। भाषा के आधार पर पुनर्गठित होने वाला पहला राज्य क्या था, तो आंध्र प्रदेश बना। नए राज्यों का गठन वर्ष, आंध्र प्रदेश का बना 1 अक्टूबर 1953 को बना। गुजरात का बना तो 1 मई 1960 को बना। महाराष्ट्र का बना तो 1 मई 1960 को। गुजरात और महाराष्ट्र दोनों बने। नागालैंड क्या है 1 दिसंबर 1963 को। हरियाणा 1 नवंबर 1966 को। हिमाचल 25 जनवरी 1971 को। सिक्किम 26 अप्रैल 1975 को। मिजोरम 20 फरवरी 1987 को। अरुणाचल प्रदेश 20 फरवरी 1987 को। उत्तराखंड 9 नवंबर 2000 को। झारखंड 15 नवंबर 2000 को। छत्तीसगढ़ 1 नवंबर 2000 को। तेलंगाना 2 जून 2014 को। संविधान की 7वीं अनुसूची में शामिल विषय, राज्य सूची 61, मूलतः कितना है 66 है। पुलिस, जेल, सिंचाई, जल स्वास्थ्य इत्यादि। समवर्ती सूची में 52, मूलतः 47। जल मार्ग, शिक्षा, वन, कारखाना, विवाह, तलाक, बिजली और आर्थिक नियोजन क्या है, समवर्ती सूची के विषय है। संघ सूची में 100, मूलतः कितने 97। रक्षा, विदेश, डाक, तार, टेलीफोन, रेल, मुद्रा बैंकिंग इत्यादि। अब देखिए उद्देश्य क्या से संबंधित सुप्रीम कोर्ट के फैसले। बेरूबारी संघ मामला 1960 उद्देश्य का संविधान का भाग नहीं कहा गया। केशवानंद भारती उद्देश्य का संविधान का भाग है, इनमें संशोधन योग्य भी है। LIC ऑफ इंडिया मामला 1995 उद्देश्य का संविधान का आंतरिक भाग है। वैसे संविधान संशोधन 1976 द्वारा समाजवाद, पंथनिरपेक्ष और अखंडता शब्द को जोड़ा भी गया। पृथ्वी की आंतरिक संरचना से संबंधित असंबद्धताएं। कारण असंबद्धता यह अपर क्रस्ट और निचले क्रस्ट के बीच स्थित होती है। मोरोविक असंबद्धता यह निचले क्रस्ट और ऊपरी मेंटल के बीच स्थित होती है। रेपिटी असंबद्धता यह ऊपरी और निचले मेंटल के बीच अवस्थित होती है। गुटेनबर्ग असंबद्धता यह निचली मेंटल और बाएं कोर के बीच स्थित है। लेहमन असंबद्धता यह बाएं कोर और आंतरिक कोर के बीच स्थित है। लेहमन असंबद्धता। नेक्स्ट टॉपिक है कैस्पियन सागर से संबंधित तथ्य। कैस्पियन सागर विश्व की सबसे बड़ी झील, विश्व के सभी झीलों का के कुल जल का 40 से 44% जल है। तटवर्ती देश है तुर्कमेनिस्तान, कजाकिस्तान, रूस, अजरबैजान और ईरान। वोल्गा नदी यूरोप की एक नदी है जो यह कैस्पियन सागर में गिरती है। वोल्गा नदी यूरोप और यूरोपीय रूस की सबसे लंबी तथा रूस की सबसे महत्वपूर्ण जलमार्ग है। चक्रवात के अन्य नाम, हिंद महासागर में चक्रवात, कैरिबियन सागर में हरिकेन, चीन सागर में टाइफून, जापान में टाइफून, उत्तरी ऑस्ट्रेलिया में विलीविली, फिलीपींस में बागुइयो और अमेरिका में टॉर्नेडो कहा जाता है। पुरस्कारों के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश का प्रथम। उत्तर प्रदेश ने पहला भारत रत्न पुरस्कार जवाहरलाल नेहरू और गोविंद वल्लभ पंत को 1955 में। उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला भारत रत्न इंदिरा गांधी 1971 में। उत्तर प्रदेश में पहला पद्मश्री पुरस्कार अखिल चंद्र मिश्रा को 1954 में। उत्तर प्रदेश की पहली महिला पद्मश्री पुरस्कार मोना चंद्रावती गुप्ता को 1965 में देगा। उत्तर प्रदेश का पहला पद्म भूषण पुरस्कार अमरनाथ झा, शांति स्वरूप मैथिली शरण गुप्त एवं S नारायण शास्त्री को 1954 में देगा। उत्तर प्रदेश की पहली महिला पद्म भूषण पुरस्कार रामेश्वरी नेहरू 1955 में दिया गया। उत्तर प्रदेश का पहला पद्म भूषण पुरस्कार विजय लक्ष्मी पंडित को वर्ष 1962 में दिया गया। शिक्षा के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश के प्रथम।
उत्तर प्रदेश का प्रथम विश्वविद्यालय इलाहाबाद विश्वविद्यालय 1887 में। उत्तर प्रदेश का पहला इंजीनियरिंग कॉलेज रुड़की में सिविल इंजीनियरिंग 1887। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय 1916 में। उत्तर प्रदेश का पहला मेडिकल कॉलेज सरोजनी मेडिकल कॉलेज पहले थापसन कॉलेज था आगरा में 1854 में। उत्तर प्रदेश का पहला कृषि महाविद्यालय जीवी पंत कृषि विश्वविद्यालय। बाद में पहली उर्दू अकादमी लखनऊ में। भारत का पहला विकलांग विश्वविद्यालय चित्रकूट में। जगत गुरु राम भद्राचार्य विकलांग विश्वविद्यालय। प्रथम संस्कृत विश्वविद्यालय की स्थापना बनारस रेजिडेंट टेकन 1791 में हुआ। इतिहास के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश में प्रथम संयुक्त प्रांत के प्रथम राज्यपाल थे हरकोट बटलर 1921 से 50। आगरा के प्रथम राज्यपाल तो सर सिटी मेटकाफ। आगरा के अवध के संयुक्त प्रांत के लेफ्टिनेंट गवर्नर सर जॉन डिगेस लॉ टचे। अवध के प्रथम नवाब सादत अली खान। उत्तर प्रदेश के कांग्रेस का पहला अधिवेशन इलाहाबाद में 1888 में। उत्तर प्रदेश का पहला प्रथम हिंदी समाचार पत्र बनारस अखबार। बुद्ध का प्रथम उपदेश सारनाथ वाराणसी में। नेक्स्ट है जल में घुलनशील विटामिन। जल में घुलनशील विटामिन विटामिन B1 है थायमीन। विटामिन B2 को राइबोफ्लेविन, B3 को नियोसिन, B5 को पेंटाथेनिक, B6 को पायरिडोक्सिन, B7 को बायोटिन, B9 को फोलेट या फोलिक अम्ल, B12 को कोबालामिन और विटामिन C को एस्कॉर्बिक अम्ल कहा जाता है। आधारभूत ढांचे के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश में प्रथम। उत्तर प्रदेश में पहली मेट्रो लखनऊ मेट्रो है। उत्तर प्रदेश का पहला एक्सप्रेसवे यमुना एक्सप्रेसवे। उत्तर प्रदेश का पहला राष्ट्रीय राजमार्ग है तो NH-34 है। उत्तर प्रदेश राज्य में मेरठ के पास हरियाणा राज्य से लुआरू के पास जोड़ता है। उत्तर प्रदेश का पहला रेलवे स्टेशन कानपुर रेलवे स्टेशन 1859 में। उत्तर प्रदेश की पहली ट्रेन प्रयागराज से कानपुर 1859 में। यूपी का पहला बायो टेक्निकल पार्क बक्सी ताला लखनऊ में है। एशिया का पहला DNA बैंक बायोटेक पार्क लखनऊ में है। भारत का पहला वाईफाई स्मारक ताजमहल 2015 से। यूपी का पहला फिल्म सेंटर नोएडा में यानी गौतम बुद्ध नगर। नेक्स्ट है 282 नंबर टॉपिक पर्यावरण के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश में प्रथम। उत्तर प्रदेश की पहली रामसर साइट ऊपरी गंगा नदी 2005। उत्तर प्रदेश का पहला नेशनल पार्क दुधवा नेशनल पार्क। उत्तर प्रदेश का पहला वन्य जीव अभ्यारण्य चंद्रप्रभा वन्य जीव अभ्यारण्य। पहला टाइगर रिजर्व दुधवा टाइगर रिजर्व। पहला चिड़ियाघर नवाब वाजिद अली शाह लखनऊ में स्थित है। नेक्स्ट है 283 वसा में घुलनशील विटामिन ए रेटिनॉल बीटा कैरोटीन। विटामिन डी है कैल्सिफेरॉल कहते हैं उसे। विटामिन ई को टोकोफेरॉल। विटामिन के को फाइलोक्विनोन मेनाक्विनोन। विज्ञान की प्रमुख शाखा है ऑस्टियोलॉजी हाथियों का अध्ययन। एरोनॉटिक्स वायुयान एवं संबंधित विज्ञान की शाखा। एस्ट्रोनॉमी खगोल पिंडों का अध्ययन। इकोलॉजी जीव और पर्यावरण के बीच पारस्परिक संबंध का अध्ययन। एथेनोलॉजी विभिन्न सांस्कृतिक तुलनात्मक अध्ययन। एथनोग्राफी किसी विशिष्ट संस्कृति का अध्ययन। एथोलॉजी प्राणियों के व्यवहार की लॉजी। इकिथोलॉजी मत्स्य की संरचना और कार्य का अध्ययन। एंटोमोलॉजी क्या कीटों का वैज्ञानिक अध्ययन। एंथोलॉजी फूलों का अध्ययन। आर्बोरिक क्या वृक्ष के उत्पादन से संबंधित। आर्कियोलॉजी पुरातत्व संबंधित विज्ञान की शाखा। आर्थोपेडिक्स अस्थि उपचार का। आर्थिनोलॉजी पक्षियों का अध्ययन। एपिस्टोग्राफी शिलालेख संबंधी का अध्ययन। प्रमुख दर्शन एवं उनके प्रवर्तक 285 नंबर। अद्वैत दर्शन आदि शंकराचार्य। द्वैत दर्शन माधवाचार्य। वैदाद्वैत यानी द्वैताद्वैत निम्बकाचार्य। शुद्धाद्वैत वल्लभाचार्य। अचिंतन वेद चैतन्य महाप्रभु। नेक्स्ट टॉपिक है 286 नंबर महत्वपूर्ण साहित्यिक कृतियां। रामायण वाल्मीकि के द्वारा। महाभारत वेदव्यास के द्वारा। रघुवंश कालिदास द्वारा। ऋतु संहार कालिदास द्वारा। मेघदूत कालिदास द्वारा। रावण बाधा तो वत्सवी द्वारा।
काव्य दर्शन दंडीन द्वारा, 10 कुमार चरित्रम दंडीन द्वारा, किरातार्जुनन भारवी द्वारा, नीति शतक भृतहरि द्वारा लिखित है। नेक्स्ट है मानव ब्लड ग्रुप का संक्षिप्त इतिहास। संक्षिप्त इतिहास। कार्ल लैंडस्टीनर ने 1901 में रक्त समूह की खोज की थी। उन्होंने मानव रक्त में मौजूद एंटीजन और एंटीबॉडी की पहचान, जिसके आधार पर 4 रक्त समूह ए बी ओ को वर्गीकृत किया। लैंडस्टीनर ने को 1930 में शरीर क्रिया विज्ञान चिकित्सा में नोबेल पुरस्कार भी मिला था। टाइप ए, इसमें क्या ए प्रतिजन होता है और बी क्या के खिलाफ एंटीबॉडी बनाता है। टाइप बी में बी प्रतिजन होता है, ए के खिलाफ एंटीबॉडी बनाता है। टाइप ए भी क्या होता है, सर्वग्राही होता है। ए और बी दोनों प्रतिजन होते हैं जो कि सभी सार्वभौमिक प्राप्त करता बनाता है, किसी भी प्रकार के रक्त से रक्त प्राप्त कर सकता है, किसी भी प्रकार के रक्त प्राप्त कर सकता है। टाइप वो क्या है, सर्वदाता है। ए और बी प्रतिजन नहीं होते हैं जो कि सार्वभौमिक दाता है, किसी भी प्रकार के रक्तदान को कर सकता है, लेकिन केवल वो रक्त ही प्राप्त कर सकता है। नेक्स्ट है किन किन स्रोतों से सम्राट अशोक को क्या क्या उपलब्धियां मिली। अशोक यह नाम सर्वप्रथम मास्कीय लघु शिलालेख में मिलता है। गुर्जरा, नेतुर और उदयगोलन लघु शिलालेख में भी अशोक उत्कीर्ण नाम है। प्रियदर्शी का बाबरू लेख, कंधार अभिलेख और दीपवंश में प्रियदर्शी कहा जाता है। देवानंद प्रियदर्शी 13वें और 12वें शिलालेख में, देवानंद प्रियदर्शी गिरनार और रुमनदेवी निगलवा लेख में, अशोक वर्धन विष्णु पुराण में, बुद्ध शाक्य मास्कीय अभिलेख ज्ञातव्य है कि शाक्य मुनि महात्मा बुद्ध की उपलब्धि है। मगाधिराज बाबरू लेख में मिलता है। नेक्स्ट है 298 नंबर तक महत्वपूर्ण, 98 289 महत्वपूर्ण अभिलेख स्तंभ लेख खोज करता है। कालसी शिलालेख, कालसी शिलालेख फर्स्ट 1860 में, गिरनार शिलालेख कर्नल टाड ने की 1822 में, शाहबाजगढ़ी शिलालेख जनरल कोर्ट ने 1836 में, मानसेरा शिलालेख जनरल कनिंघम ने, धौली शिलालेख कीटो ने 1837 में, जयगढ़ शिलालेख वाल्टर एलियट ने 1850 में। 290 राज्य और राजा से संबंध में कौटिल्य के विचार। कौटिल्य ने राज्य को मानव शरीर के समतुल्य मानकर 7 अंगों का उल्लेख किया है। स्वामी राजा, राज्य रूपी शरीर का शीर्ष है। अमात्य क्या है, मंत्री होता है। राज्य के शरीर की आंखें होती हैं मंत्री। राष्ट्र क्या है, राज स्वरूपी शरीर का पैर होता है। दुर्ग क्या है, राज रूपी शरीर की बाहें होती है दुर्ग। कोष क्या होता है, राज रूपी शरीर का मुख होता है कोष। दंड क्या है, राज का मस्तिष्क है। मित्र क्या है, राज रूपी शरीर का कान होता है। राज के 7 अंगों को कौटिल्य ने राजा के सर्वोच्च एवं प्रधान अंग माना है। उन्होंने राजतंत्र व्यवस्था का समर्थन भी किया है। रबी और खरीफ फसलें 291। खरीफ फसलें मानसून पर निर्भर होती हैं और उनकी फसल का मौसम जुलाई और अक्टूबर तक चलता है। खरीफ फसलें चावल, मक्का, बाजरा, रागी, दालें, सोयाबीन और मूंगफली क्या है, खरीफ फसलें। रबी फसलें क्या होती है, मानसून की बारिश खत्म होने के बाद सर्दियों अक्टूबर और नवंबर में बोई जाती हैं और इनकी गर्मियों मार्च और अप्रैल में काटी जाती है। इनका फसल का मौसम अक्टूबर से अप्रैल तक चलता है, जिसमें गेहूं, जौ, सरसों, जई, चना, अलसी इत्यादि क्या है, रबी की फसलें। अफ्रीका महाद्वीप के द्वीपीय देशों के नाम। मेडागास्कर सेशेल्स, कोमोरोस मॉरिशस, साओमोटो और केप वर्ड क्या है, अफ्रीका महाद्वीप के द्वीपीय देश है। भारत का प्रायद्वीपीय पठार यह एक अनियमित त्रिभुजाकार आकृति वाला भूखंड है जिसका विस्तार उत्तर पश्चिम में अरावली पर्वतमाला, दिल्ली से पूर्व में राजमहल पहाड़ियों तथा पश्चिम में गिर पहाड़ियों, दक्षिण में इलायची यानी कार्डेमम पहाड़ियों, उत्तर पूर्व में शिलोंग और कार्बी आंगलंग पठार तक। इसकी औसत ऊंचाई 600 से 900 मीटर तक। एल नीनो एक जलवायु घटना क्या है, यह तब होती है जब मध्य और पूर्वी उष्ण कटिबंधीय प्रशांत महासागर में समुद्र की सतह औसत से अधिक गर्म हो जाती है। यह एल नीनो दक्षिणी दोलन चक्र का हिस्सा है जो दुनिया भर में जलवायु पैटर्न को प्रभावित करती है। वर्षा में वृद्धि होती है। इससे अफ्रीका के हार्न और दक्षिणी संयुक्त राज्य अमेरिका में बाढ़ आ सकती है। सूखा हो सकता है। उत्तरी अमेरिका में सूखे की
स्थिति हो जाती है और भारतीय मानसून क्या आ जाता है, कमजोर हो जाता है। अधिक तूफान पूर्वी और मध्य प्रशांत क्षेत्र में अधिक तूफान की बढ़ावा दे सकता है। समुद्री जीवन में गिरावट आ जाती है, इससे मछलियों, प्लैंकटन जैसे समुद्री जीवों की संख्या में गिरावट आ जाती है। लालिना क्या है, तो मौसम का प्रभाव क्या है इस पे। तापमान लालिना के दौरान उत्तर और कनाडा सामान्य रूप से अधिक ठंडे होते हैं, जबकि दक्षिण सामान्य रूप से अधिक गर्म होता है। वर्षण क्या होती है, तो लालिना के प्रभाव के कारण प्रशांत महासागर के उत्तर पश्चिमी भाग में कनाडा में भारी वर्षा और बाढ़ आ सकती है, जबकि दक्षिणी अमेरिका में सूखा पड़ सकता है। भारतीय मानसून मजबूत होता है। तूफान आते हैं, लालिना के कारण तूफान का मौसम अधिक गंभीर हो सकता है, जिससे अटलांटिक महासागर में औसत से अधिक और पूर्वी प्रशांत में औसत से कम गतिविधि हो सकती है। कृषि के क्या होता है, तो लालिना उत्तर और दक्षिण अमेरिका में कृषि उपज को कम कर सकता है, विशेष रूप से गेहूं और सोयाबीन के लिए। समुद्री जीवन में वृद्धि लालिना के कारण सैल्मन्स और स्क्विड जैसे ठंडे पानी की प्रजातियों कैलिफोर्निया तट पर आ जाते हैं। नेक्स्ट है 296 नंबर टॉपिक, उत्तर लेंस कॉन्वेक्स के महत्वपूर्ण तथ्य। यह लेंस प्रकाश की सीधी किरणों को अभिसरित करता है। उत्तर लेंस के बीच में क्या होता है, ऐसे मोटा होता है और किनारे से क्या होता है, पतला होता है। हाइपरमेट्रोपिया और दूरदृष्टि को दूर करने के लिए उत्तर लेंस का इस्तेमाल किया जाता है। अनुप्रयोग क्या होता है, वाहन के पीछे लगने वाले दर्पण, मानव की आंख में लेंस, प्रोजेक्टर, कैमरा, फोकस, सूर्य का प्रकाश, सादा दूरबीन, प्रोजेक्टर, माइक्रोस्कोप, आवर्धक दर्शी आदि में प्रयोग होता है। अवतल दर्पण का कॉनकेव अवतल दर्पण एक प्रकार का लेंस होता है जिसका कम से कम एक किनारा अंदर की ओर वक्रित होता है, अर्थात ऐसे होता है। अवतल लेंस दर्शक के लिए एक छोटा सा प्रतिबिंब बनाता है। अवतल लेंस किनारे की तुलना में बीच में पतला होता है। मायोपिया या निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए चश्मे में अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। अनुप्रयोग क्या होता है, दांत चिकित्सक मिरर, दृष्टि सुधारना, कैमरा, फ्लैश लाइट, लेजर उपकरण, दूरदर्शी, पीप होल आदि। अवतल लेंस छोटा, सीधा और आभासी प्रतिबिंब बनाता है। अवतल लेंस अपसारी होता है। नेक्स्ट है 298 नंबर टॉपिक, रासायनिक यौगिक के उपनाम सूत्र। नाइट्रस ऑक्साइड लाफिंग गैस, क्लोरोपिकिन आंसू गैस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को हाइड्रोलिथ, डाइक्लोरोफ्लोरोमीथेन, फ्रीऑन, कैल्शियम सल्फेट, डाइसल्फेट जिप्सम, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बुझा हुआ चूना, फिनोल कार्बोनिक अम्ल, कार्बोक्सिल क्लोराइड को फॉक्सिन कहते हैं, मीथेन को मार्स गैस, सोडियम क्लोराइड को टेबल साल्ट। नेक्स्ट है विभिन्न रोगों और उनके कारक। बैक्टीरिया, गले में खराश, बैक्टीरिया का कारण क्या होता है, गले में खराश, तपेदिक, हैजा, टाइफाइड, मूत्र मार्ग में संक्रमण, इकोली और काली खांसी, कुष्ठ रोग, निमोनिया, डिप्थीरिया क्या है, बैक्टीरिया के कारण। वायरस के कारण खसरा, चिकनपॉक्स, पोलियो, सामान्य जुकाम, एड्स, कंठमाला, रेबीज, कोविड-19, इन्फ्लुएंजा क्या है, वायरस के हैं। कवक क्या होते हैं, दाद होती है, एथलीट फ्रूट्स, फंगल नाखून संक्रमण, वजाइनल कैंडिडियोसिस और छाले, एस्परगिलोसिस, परजीवी प्रोटोजोआ कहते हैं, मलेरिया, गियार्डियासिस, टोकोप्लाज्मिसिस, हुकवर्म और पिंकवर्म, स्लिपविंग, सिकल सेल, अमीबाइसिस और लिस्मानियासिस। इन्फ्लुएंजा माइक्रोवायरस आरएनए के कारण होता है। सामान्य जुकाम कई प्रकार के वायरस प्रायः राइनो यानी आरएनए वायरस के कारण होता है, राइनो वायरस के कारण होता है। चेचक वेरिला वायरस के कारण होता है। चिकन पॉक्स वारिसेला जोस्टर के कारण होता है। एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम यानी एड्स जो ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस एचआईवी के कारण होता है। जर्मन खसरा क्या, रूबेला वायरस के कारण होता है। खसरा पैरामैक्सो वायरस यानी आरएनए के कारण होता है। नेक्स्ट है मृदा अपर्दन की प्रक्रिया। आसपास अपर्दन, स्पेस इरोजन, वर्षा की बूंदों द्वारा अपर्दन होता है। परत अपर्दन क्या होता है, सीट इरोजन को कहते हैं। क्या है, जब मिट्टी जल के साथ बहने लगे
तो रील अपर्दन क्या होता है? जब मिट्टी छोटी एवं कम गहरी नालियां बन जाती है मिट्टी में। अवनलिका अपर्दन क्या होता है? जब रील अपर्दन की नलियां बड़ी और विस्तृत हो जाती हैं, जैसे चंबल घाटी में बने हुक। धारा चैनल अपर्दन, स्ट्रीम चैनल के इरोजन, जब जल की एक मोटी एवं बड़ी धारा के रूप में प्रवाहित होने लगे धारा। नेक्स्ट है क्षेत्रफल के आधार पर विश्व के महाद्वीपों का क्रम। सबसे पहले एशिया, दूसरे पे अफ्रीका, तीसरे पे दक्षिण उत्तरी अमेरिका, चौथे पे दक्षिण अमेरिका, पांचवे पे अंटार्कटिका, छठे पे यूरोप, सातवें पे ऑस्ट्रेलिया है। नेक्स्ट है उपराष्ट्रपति से संबंधित एक और टॉपिक है, जनसंख्या के आधार पर विश्व के महाद्वीपों का क्रम। सर्वाधिक है एशिया में, दूसरे पे अफ्रीका में, तीसरे पे यूरोप में, चौथे पे उत्तरी अमेरिका में, पांचवे पे दक्षिण अमेरिका में, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका है। उपराष्ट्रपति से संबंधित अनुच्छेद 63 भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 64 उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। अनुच्छेद 65 में राष्ट्रपति के पद की आकस्मिक रीति के दौरान उसकी अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करना, उसकी कृत्यों का निर्वहन। अनुच्छेद 66 में उपराष्ट्रपति का निर्वाचन, 67 में उपराष्ट्रपति की पदावधि, 68 में उपराष्ट्रपति के पद की रिक्ति भरने के लिए निर्वाचन का समय और आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचित व्यक्ति की पदावधि। नेक्स्ट है 69वां उपराष्ट्रपति द्वारा शपथ एवं प्रतिज्ञा, 70 में अन्य आकस्मिकताओं में राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन। अनुच्छेद 71 में राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित संयुक्त विषय। अगला उपराष्ट्रपति की पद की रिक्तता, 5 वर्ष की पदावधि पर समाप्ति होती है। राष्ट्रपति को त्याग पत्र देकर बर्खास्त के द्वारा या फिर उसकी मृत्यु हो जाए यदि वो पद ग्रहण करने के अयोग्य अथवा उसका निर्वाचन अवैध घोषित कर दिया जाता है।